हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट महाकाल आईएएस। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया है आपसे कि आप लोगों को कंप्लीट सोशियोलॉजी ऑप्शनल और आईएएस एग्जाम कंप्लीट जो है हम लोग प्रिपेयर कराने वाले हैं, राइट। तो एक मिनट यार सेट कर लेता हूँ कैमरे को अच्छे से। और चलिए तो फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। और टुडे इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी ऑप्शनल, that is regarding paper 1 and paper 2. Also, the classes will be bilingual in both mode, that is English and Hindi. So those who want to study in English, they will also be beneficial. Those who want to understand in Hindi, they will also be beneficial, right? So basically we are going to discuss today about the introductory session, that is on सोशोलॉजी ऑप्शनल, राइट। तो सोशोलॉजी ऑप्शनल पे आज का जो लेक्चर है एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। और आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी हमारी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, राइट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि ये सोशोलॉजी जो है ये आपके दो वर्ड से, दो शब्द से मिलकर बनी है। और वो दो वर्ड कौन से हैं? एक है आपका सोशियो और एक है आपका लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव है, एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव है लॉजी। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, यानी जिस चीज की आप स्टडी करना चाहते हैं, जिस चीज की आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो एक ग्रीक वर्ड से लॉजी का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है लॉजी, ग्रीक वर्ड से ड्राइव है और इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ, ठीक है। और सोशियो का मतलब होता है कंपेनियनशिप, सोशियो का मतलब होता है कंपेनियनशिप। और इस कंपेनियनशिप का मतलब है कि एक से ज्यादा इंडिविजुअल जब है, मान लीजिए दो लोग हैं, तीन लोग हैं, उनका ग्रुप है, तो इसका मतलब होता है कंपेनियनशिप। और सोशियो जो ड्राइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भाई सोशियोलॉजी है दो शब्द से मिलकर बना है, एक वर्ड है आपका सोशियो और एक वर्ड है आपका लॉजी। लॉजी आपका जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ, और सोशियो का मतलब एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कंपेनियनशिप, यानी एक से ज्यादा इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं, दो लोग हैं, तीन लोग हैं, जितने भी हैं, तो उन लोगों के बारे में जो हमें स्टडी करना है, जो दो लोग हैं, तीन लोग हैं, जो उससे ज़्यादा लोग हैं, उन सबके बारे में जो हमें स्टडी करना है, तो बेसिकली वही हमारी सोशियोलॉजी है। एक साइंटिफिक और एक सिस्टमेटिक, एक साइंटिफिक और एक सिस्टमेटिक स्टडी जब हम सोसाइटी की करते हैं, समाज की एक साइंटिफिक स्टडी हम जब करते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी जब हम करते हैं, तो उसी को पूरा हम बेसिकली सोशियोलॉजी बोलते हैं। और उसी के बारे में हमको डिस्कस आज करना है, ठीक है। तो आज का हमारा तो पहला लेक्चर है, आने वाले टाइम में बहुत सारे लेक्चर इस पर अपलोड होंगे। तो सबसे पहले हम जो है बेसिकली सोशियोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो सोशियोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ है वो 1839 के बाद हुआ है, राइट। इसके पहले अगर हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी की जो स्टडी है वो अलग अलग एस्पेक्ट्स की गई, जैसे फिलोसॉफी, तो फिलोसॉफी ने भी सोसाइटी की स्टडी करी, राइट, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट से। जैसे डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी आप जानते हैं, पीएचडी की जो डिग्री मिलती है लोगों को। सो फिलोसॉफी ने स्टडी करी सोसाइटी की, और इस सोसाइटी की स्टडी इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट से की गई। ट्राइबल लोगों के कल्चर को हमने देखा तो एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट से, तो एंथ्रोपोलॉजी ने भी सोसाइटी की स्टडी की, ठीक है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी हमने इस सोसाइटी की स्टडी करी। बहुत सारे किंग हुए, आप जानते हैं कि मुगल एम्पायर का इतना ज़्यादा रूल इंडिया पर चला। उसके पहले एंशियंट हिस्ट्री की हम बात करें तो अशोक का साम्राज्य का स्थापित हुआ एक बड़े लेवल पर। तो सब चीज़ों की स्टडी हम लोगों ने करी। तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से हम बात करें सोसाइटी की स्टडी की, चाहे हम बात करें फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट से, चाहे हम बात करें ट्राइबल कल्चर को जानने की, समझने की, राइट, एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट से, तो हर एक एस्पेक्ट से इस सोसाइटी की स्टडी की गई। बट फिर लास्ट में जो हमारा आया है वो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट, यानी सोशियोलॉजी जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सोशियोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है, तो सोशियोलॉजी के बारे में एक बात और बोली जाती है कि इसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी नहीं है। सोशियोलॉजी की जो हिस्ट्री है बहुत पुरानी नहीं है, मतलब नया सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसमें एक जो है हम बात करें तो अगस्त कॉम्ते ने इसको, अगस्त कॉम्ते ने जो है फ्रेंच फिलोसोफर थे अगस्त कॉम्ते, और उन्होंने जो है इसकी पूरी स्टडी की है। तो अगस्त कॉम्ते फ्रेंच के फिलोसोफर हैं और उनकी एक बुक है, इस बुक का नाम है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव फिलोसॉफी, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव फिलोसॉफी। सिस्टम ऑफ पॉजिटिव फिलोसॉफी नाम की जो बुक है उसमें पूरा अगस्त कॉम्ते ने बताया है, फ्रेंच के फिलोसोफर हैं अगस्त कॉम्ते, और सिस्टम ऑफ पॉजिटिव फिलोसॉफी ने उन्होंने जो है सोशियोलॉजी का जिक्र किया है। अगस्त कॉम्ते के जो एक टीचर थे जिनका नाम था सेंट सिमोन, क्या नाम था? सेंट सिमोन। और जो सेंट सिमोन थे उन्होंने इस बात का जिक्र करा कि भाई सोशियोलॉजी है बेसिकली ये सोशल फिजिक्स की तरह है। सोशल फिजिक्स की तरह कैसे है
कि जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि हम एक फिजिक्स का कंसेप्ट समझे कि हम पानी को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते तो हमने जो मतलब हमारा जो गैस है वो चालू करा, ठीक है, तो नीचे से क्या उसको हीट मिल रही लगातार, तो जैसे जैसे हीट मिलती जाएगी वैसे वैसे जो पानी हमारा जो वाटर है वो बॉयल होते जाएगा, बॉयल होते जाएगा तो उसमें से क्या होगा, हीट निकल मतलब वो भाप निकलते जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे उसको हीट मिलेगी नीचे से तो उसको क्या होगा कि भाई भाप निकलते जाएगी, तो जो वाटर है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसी प्रकार जिस तरीके से सोशल फिजिक्स की जो बात कर रहे हैं सेंट शर्मन की, भाई सोशल फिजिक्स से कंपेयर कर रहे हैं सोसाइटी को, क्या सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को, कि जिस तरीके से वहाँ पर हमने हीट दी और जो है लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हुआ, उसी तरीके से सेम उसी तरीके से हम बात कर सकते हैं इसकी, उसी तरीके से हम बात कर सकते हैं यहाँ पर सोशियोलॉजी की, कि सोशियोलॉजी भी जो है एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक स्टडी है, सिस्टमेटिक और साइंटिफिक स्टडी है। साइंटिफिक स्टडी क्यों है, क्योंकि जिस तरीके से साइंटिफिक सब्जेक्ट हम देख रहे हैं कि फिजिक्स में किस तरीके से पानी को हीट देने पे वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उसी तरीके से साइंटिफिक स्टडी इस सोशियोलॉजी की हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो ठीक है, ये तो बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज़ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट है। स्कूल ऑफ थॉट जो स्कूल हम जाते हैं वो नहीं, स्कूल ऑफ थॉट का मतलब विचारधारा, जो परसेप्शन है, जो विचार है, जो थॉट है, अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग कहना चाहिए कि सोशियोलॉजी में जो इमर्ज हुए सोशियोलॉजिस्ट उनकी जो विचारधारा है उसकी हम बात कर रहे हैं। सो स्कूल ऑफ थॉट का हम बात कर रहे हैं। इस स्कूल ऑफ थॉट में दो मेजर स्कूल है, एक है आपका माइक्रो और एक मैक्रो। इस माइक्रो स्कूल में और इस मैक्रो स्कूल में हम अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो माइक्रो स्कूल और मैक्रो स्कूल में क्या है मैं थोड़ा बताने वाला हूँ आपको। तो इस माइक्रो स्कूल और मैक्रो स्कूल में दो बात है। माइक्रो का मतलब होता है छोटे लेवल की हम अंडरस्टैंडिंग करने वाले हैं, छोटी चीज़ को हम समझने वाले हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर हम फैमिली की बात कर रहे हैं, उस फैमिली के कल्चर को हम समझना है, एक फैमिली के कल्चर को समझना है कि भाई वो न्यूक्लियर फैमिली है, क्या वो जॉइंट फैमिली है, उस फैमिली में कितने लोग रहते हैं, क्या है, हर एक आस्पेक्ट को हम समझ रहे हैं। तो वो है पूरा माइक्रो आस्पेक्ट। मैक्रो आस्पेक्ट जब हम पूरे देश की स्टडी करने वाले हैं, पूरी इंडिया की हम स्टडी कर रहे हैं कि भाई इंडिया में कितने रिलीजन हैं, कौन कौन से लोग हैं, लोगों की कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, उनका डायलेक्ट क्या है, आर्ट फॉर्म क्या है, वो डांस, ड्रामा, म्यूजिक, हर एक चीज़ की जब हम स्टडी कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे, पूरी इंडिया के लेवल पे, तो वो है पूरा मैक्रो। और इसी को हम इंसाइक्लोपीडिक यानी कि डिक्शनरी मान लीजिए पूरे शब्द को, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। और इसी मैक्रो को हम बोलते हैं सिंथेटिक स्कूल। क्या बोलते हैं? सिंथेटिक स्कूल, ठीक है। और इस माइक्रो जब छोटी चीज की हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं हम बोलते हैं फॉर्मल स्कूल, इसको हम बोलते हैं फॉर्मल स्कूल। तो इस माइक्रो को हम बोलते हैं फॉर्मल स्कूल और इस मैक्रो को हम बोलते हैं सिंथेटिक स्कूल। इंसाइक्लोपीडिक या सिंथेटिक स्कूल हम बोलते हैं इस मैक्रो को, और माइक्रो को हम बोलते हैं फॉर्मल स्कूल। तो इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद फिर एक नेक्स्ट स्कूल है आपका, नेक्स्ट स्कूल आपका जो है वो है क्रिटिकल स्कूल। तो देखिए इस क्रिटिकल स्कूल का डेवलपमेंट कैसे हुआ कि भाई जर्मनी में जो है, जर्मनी में ज्यू थे, आप जानते हैं, ज्यूस कम्युनिटी बड़े लेवल पे प्रेजेंट थी, और ज्यूस कम्युनिटी बड़े लेवल पे प्रेजेंट थी जर्मनी में। तो उस समय हिटलर का रूल था और हिटलर चाहते थे इस कम्युनिटी के अगेंस्ट थे, वो ज्यूस की लगातार वो मतलब हत्या करवाते थे, राइट, क्योंकि ज्यूस भी बहुत पढ़े लिखे लोग थे और वो एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट था, उनका रैशनल थिंकिंग थी, बट कहीं कहीं हिटलर को पसंद नहीं आती थी। तो इन ज्यूस को जो है माइग्रेट करना पड़ा इस चक्कर में, और माइग्रेट करके वो कहाँ पर आ गए, यूएसए की कोलंबिया यूनिवर्सिटी उन्होंने स्थापित करी, यूएसए में वो आ गए। जब यूएसए में आ गए, अमेरिका में आ गए, तो भाई पूरी तरीके से खुलकर तो वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि खुलकर अगर वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो है अमेरिका की उसके खिलाफ बोलते तो फिर वहाँ से उनको भगा दिया जाना। बट फिर भी उन्होंने जितना हो सका अपना जो कि नेशनल थिंकिंग के बेसिस पर उन्होंने अपनी बात करी। क्रिटिकल स्कूल, तो हम इसी को बोलेंगे क्रिटिकल लोग हैं और कहीं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वगैरह को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो आता है वो आता है शिकागो स्कूल। तो शिकागो स्कूल क्या है? शिकागो स्कूल है अमेरिका से रिलेवेंट, अमेरिका से मतलब उसका रिलेशन है, और इसमें हम टाउन की, अर्बन सिटी की प्लानिंग की, उन सब की बात जो करते हैं तो वो शिकागो स्कूल में करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो शिकागो स्कूल हमने देखा, क्रिटिकल स्कूल देखा। फिर एक है आपका पोस्ट मॉडर्न स्कूल। पोस्ट मॉडर्न स्कूल आप ऐसा समझिए कि आज जो भी प्रेवलेंट चीज़ें हैं, मान लीजिए मोबाइल फ़ोन है, तो पोस्ट मॉडर्न बोलेंगे कि मोबाइल फ़ोन अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि इससे प्राइवेसी हट होती है। जब जिसका मन करा उसने आपको फ़ोन कर दिया, उसने आपको कॉल कर दिया, आपकी बगैर कंसेंट की, समझ रहे हैं। आज डिजिटल मीडिया का जिस तरीके से दुरुपयोग होता है, साइबर बुलिंग आप लोग देख रहे हैं, कोई भी फर्जी मैसेज लेकर जो है
आपको किसी जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का लोग देखे आपसे जो है पैसे एक्सट्रैक्ट कर लेगा, बोलेगा इतनी मनी आप दीजिए आपको जॉब मिल जाएगी। तो इस तरीके का पोस्ट मॉडर्न जो है ना, नई नई टेक्नोलॉजी का हर एक तरीके से वो ग्रोथ करेंगे। जैसे मोबाइल फ़ोन का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये पोस्ट मॉडर्न स्कूल है। इसी प्रकार फिर आपका जो नेक्स्ट स्कूल है, वो कौन सा है? तो नेक्स्ट स्कूल आपका जो है वो है फेमिनिस्ट स्कूल। फेमिनिस्ट स्कूल क्या करता है? फेमिनिस्ट स्कूल बेसिकली बात करता है आपकी पूरी फैमिली के बारे में। फेमिनिस्ट स्कूल पूरी बात करता है फैमिली के बारे में, जैसे वुमेन के बारे में वो स्टडी करता है। तो फेमिनिस्ट स्कूल वुमेन के बारे में स्टडी करेगा, तो वो वुमेन के बारे में जनरली बोला जाता है कि भाई ये जो वुमेन है, एक इसका जब जन्म हुआ वुमेन का, तो इसके कंट्रोल में, फादर के कंट्रोल में, फादर के सारे डिसीजन उस गर्ल को, छोटी सी लड़की को मानना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसकी शादी हो गई तो फिर हस्बैंड के कंट्रोल में आ गई, अब हस्बैंड जैसा जैसा बोलेगा वैसा उसको मानना पड़ेगा। फिर जब वृद्धावस्था में चली गई तो फिर वो चाइल्ड जो उसका लड़का है वो जो बात बोलेगा उसको मानना पड़ेगा। तो बेसिकली अपने खुद का डिसीजन तो वो ले ही नहीं पा रही है, राइट। तो कहीं ना कहीं जो भी वुमेन के कहना चाहिए राइट के बारे में जो भी लोग डिस्कस करेंगे वो फेमिनिस्ट लोग ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो स्कूल थे 4-6 स्कूल, इन सब के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आने वाले टाइम में जब हम पूरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल का सिलेबस डिटेल में डिस्कस करेंगे तो सारे स्कूल के बारे में जानना हमको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे स्कूल के बारे में हम जब तक नहीं जानेंगे तब तक पूरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी की हमारी अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगी, ठीक है। फिर इसके बारे में मैं आपसे बात करूँ तो भाई देखिए, सबसे पहले ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ आपका 2.5 मिलियन ईयर एगो, 2.5 मिलियन ईयर एगो ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ। और उसमें अलग अलग ह्यूमन की वैराइटीज हमको सामने आती है, जैसे कि एक आता है आपका होमो निएंडरथल, एक आता है आपका होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल, होमो इरेक्टस, और एक आता है आपका होमो सेपियन। तो होमो निएंडरथल जो थे आपके यूरोप से बिलोंग करते थे, ट्रॉपिकल रीजन यूरोप से, राइट, और ट्रॉपिकल रीजन से यूरोप से बिलोंग करते थे। होमो इरेक्टस वो लोग थे जिनकी रीढ़ की हड्डी जो सीधी होती थी, सीधा चलते थे, ऐसा सीधा चलते थे, ठीक है। आपको पता होगा पहले हम लोग झुक के चलते थे, फिर थोड़ा सा, फिर स्ट्रेट, फिर एकदम स्ट्रेट, जैसे अलग अलग जो है आप देखेंगे डायग्राम में कि अलग अलग जो है ह्यूमन की अलग अलग फॉर्म्स थे। और फिर फाइनली जो है होमो सेपियन का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। ईस्ट अफ्रीका से ओरिजिन हुआ होमो सेपियन का, और उसी से आज हम जो ह्यूमन बीइंग है वहीं से हमारा जो ओरिजिन है। तो इस तरीके से ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ। जब ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ होमो सेपियन का, तो इनिशियली क्या था कि कोई भी फायर का डेवलपमेंट इनिशियली नहीं हुआ था, तो लोग बस रोमिंग करते थे, यहाँ से वहाँ जाते थे, और जो भी मीट वगैरह उनको मिल जाता था, जो भी कच्चा मीट मिल जाता था उसको कंज्यूम करते थे। अब इस कच्चे मीट को कंज्यूम करने के लिए डाइजेशन में जो था कि भाई आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, उनका साइज भी बहुत बड़ा था, क्योंकि इस मीट को भी कंज्यूम करना है, डाइजेस्ट करना है। और उस समय क्या होता था कि ह्यूमन ऐसा नहीं है कि मतलब आज हम जैसे दोनों टाइम खाना खाते थे, उस टाइम दोनों टाइम खाना नहीं खाते थे। क्यों? क्योंकि जब इतना बड़ा मीट वो कंज्यूम कर रहे हैं डायरेक्टली, जो कि पका हुआ भी नहीं है, तो उसको पचने में भी टाइम लगेगा, डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। तो आज जैसे मान लीजिए ह्यूमन ने खाना खाया, फिर 2-3 दिन बाद वो खाना खाएगा, इस तरीके से। और वो रोम करते रहता था, रोमिंग करता था, इधर से उधर देखता था कि भाई कहाँ जानवर मिल जाए, मुझे वीक एनिमल मिल जाए जिसको मैं किल कर सकूँ और उसका मीट जो है मैं खा सकूँ। तो इस तरीके से पूरा चल रहा था उनका, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे जैसे 70,000 ईयर अगो फिर क्या हुआ कि फायर का डेवलपमेंट हुआ। जब फायर का डेवलपमेंट हो गया तो फिर क्या हुआ कि जो मीट वगैरह प्रोडक्ट्स थे उनको कहीं ना कहीं बर्न करने लगे, और बर्न जब करने लगे, उनको जलाकर जब उस मीट को कंज्यूम करने लगा, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उनका साइज में छोटा हुआ, क्योंकि अब पका हुआ मीट है तो उसको आसानी से कंज्यूम किया जा सकता है। और इनिशियली तो ह्यूमन का जो ब्रेन का साइज था वो क्या था, बहुत छोटा था, बट अब ब्रेन का साइज बड़ा हो गया और डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग हो गया। अब आसानी से जो भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, जो मीट के प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, उनको आसानी से हम लोग खा सकते हैं, और जो है ह्यूमन इस तरीके से लाइफ इसकी आगे बढ़ी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने पूरा देखा कि भाई ह्यूमन का जो है डेवलपमेंट हुआ, और ह्यूमन के डेवलपमेंट के बाद हमने केसेस देखे लाइफ के कि भाई किस तरीके से होमो निएंडरथल, होमो इरेक्टस और होमो सेपियन, ये लोग जो है इनका डेवलपमेंट हुआ। और फिर किस तरीके से उन्होंने मीट को कंज्यूम करा, पहले विदाउट बर्निंग जो मीट है उसको कंज्यूम किया, उसके बाद मीट को पूरा जला मतलब पका के उन्होंने कंज्यूम करा। तो इस चीज़ को हमने पूरा देखा। फिर इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होने लगा, एग्रीकल्चर का जब डेवलपमेंट होने लगा, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट अलग अलग पार्ट में देखा गया। कैसे अलग अलग पार्ट में देखा गया? तो मान लीजिए
ये आपका इंडिया इंडिया में आपका नॉर्थ अमेरिका पनामा कैनाल, ठीक है। तो ये आपका है नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका। तो ये पूरा आपका वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप में नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, ये पनामा कैनाल, ये आपका पूरा यूरोप वाला पार्ट है, ठीक है। ये आपका अफ्रीका वाला पार्ट है, ये आपका एशिया है और ये आपका ऑस्ट्रेलिया। तो अब इस पार्ट में आपको इस बात को मैं समझाने वाला हूँ कि भाई जब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, जो व्हीट, राइस, कॉर्न, इन सब का डेवलपमेंट हुआ इन क्रॉप का, तो आप लोग देखेंगे कि साउथ अमेरिका में पोटैटो आलू का ग्रोन हुआ, नॉर्थ अमेरिका में व्हीट है, राइस है, कॉर्न, इन सब का डेवलपमेंट हुआ। उसी प्रकार अफ्रीका, एशिया में अलग अलग क्रॉप का डेवलपमेंट हुआ। तो जब इन अलग अलग क्रॉप का डेवलपमेंट हुआ, इनको कंज्यूम करने जाने लगा, तो अब इंसान को जो है बहुत ज़्यादा रोकने की जरूरत नहीं पड़ी, वो एग्रीकल्चर में पूरी तरीके से उन क्रॉप को उगाने के लिए जो है सक्षम हो गया। और जब उसने अलग अलग क्रॉप की वैरायटी को उगाया, तो कहीं ना कहीं वो जानवर को अपने पास रखने लगा, उनको डोमेस्टिकेट करने लगा। क्यों करने लगा डोमेस्टिकेट? क्योंकि जब एनिमल को वो डोमेस्टिकेट करेगा, जब एनिमल को वो पालेगा, तो उससे क्या हो जाएगा कि भाई उसको मान लीजिए रियरिंग करेगा, एनिमल की दूध वगैरह उसको चाहिए, मिल्क वगैरह के प्रोडक्ट चाहिए। और उसके साथ साथ एक चीज़ ये भी हुई कि जब एनिमल को डोमेस्टिकेट करने लगा, तो एनिमल को कोई भी अगर डिसीज है तो कहीं ना कहीं ट्रांसफर भी होने लगी ह्यूमन में, तो ह्यूमन भी बीमार पड़ने लगा, राइट। तो ह्यूमन भी बीमार पड़ने लगा, क्योंकि जो एनिमल को जो डिसीज थी वो ह्यूमन को भी होने लगी और एनिमल को डोमेस्टिकेट करने लिए जाने लगा, ठीक है। तो हम बात करें जैसे फूड चेन की भी हम बात करें, तो इनिशियली तो क्या है, आपको मान लीजिए कैरेट है आपके पास, गाजर, फिर उसको रैबिट ने कंज्यूम करा, उस रैबिट को फिर आपका जो है कंज्यूम करेगा ईगल, ईगल को फिर कंज्यूम करने लगा कोई बड़ा सा एनिमल, उस बड़े से एनिमल को टाइगर ने मान लीजिए कंज्यूम करा। तो फूड चेन का पूरा एक बेसिकली हम एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर है। और इस फूड चेन का जो बेसिकल सिग्निफिकेंस है वो यही है कि इससे पूरा आपका जो है एनवायरनमेंट का जो कहना चाहिए कंजर्व रहे, राइट। एनवायरनमेंट का जो संतुलन है वो बिगड़े ना, क्योंकि एनवायरनमेंट का संतुलन अगर बिगड़ जाएगा तो फिर ह्यूमन का एग्जिस्टेंस अर्थ पे बहुत नामुमकिन हो जाएगा, ठीक है। तो आज की तो हमारी बेसिकली सोशियोलॉजी की क्लासेस है। तो फिर इसमें जिस तरीके से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमन आगे बढ़ा, फिर धीरे धीरे कहीं कहीं पहले जैसे बार्टर एक्सचेंज था। बार्टर एक्सचेंज में क्या था कि भाई दो लोग हैं, अब आपके पास मान लीजिए बहुत ज़्यादा प्याज है, मेरे पास बहुत ज़्यादा आलू है, अब मुझे प्याज की ज़रूरत है, आपको आलू की ज़रूरत है, तो चलो एक दूसरे से हम लोग जो है एक्सचेंज कर लेते हैं। बट इस बार्टर एक्सचेंज के बाद धीरे धीरे मेटल करेंसी का डेवलपमेंट हुआ। और आप लोग जानते हैं कि इनिशियली तो एंशिएंट पीरियड में गोल्ड सिल्वर की कॉइन का ज़्यादा प्रेवलेंट था। आज तो हम लीगल टेंडर है, मनी है, मेटालिक करेंसी का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद आज रुपये के नोट है, तो इसका धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। फिर किंग नाम का जो व्यक्ति है, मतलब एक राजा बनाने लगे लोग, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को राजा बनाने लगे, जो योग को, और इस तरीके से एक आर्मी का डेवलपमेंट होने लगा किंग की, ठीक है। और फ्रांस की अगर हम बात करें, तो जैसे फ्रांस में हम यूरोप की अगर हम बात करें, यूरोप के रीजन में, तो इस यूरोप में बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई थी। कैसे हलचल मची हुई थी कि भाई यहाँ पे आपका फ्रेंच का रिवॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं, फ्रेंच का रिवॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं, 1789 में हुआ। अमेरिका के रिवॉल्यूशन की हम बात करें तो अमेरिका का जो रिवॉल्यूशन है 1776 में हुआ। फिर रेनेसां की हम बात करें तो रेनेसां और एनलाइटनमेंट 14 से 16 सेंचुरी के बीच में आपको देखने को मिलेगा, 14 से 16 सेंचुरी के बीच में। तो यूरोप में जहाँ से लुईस 16 का रूल था और वो किस तरीके से अमेरिका को लगातार सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। अमेरिका के जो भी अमेरिका का रिवॉल्यूशन 1776, उसमें बहुत सारी अपनी बेल्ट को लुटा दिया था लुईस 16 ने। तो वहाँ की जनता तो वैसे ही परेशान थी उससे, और उसकी रानी तो यहाँ तक बोलती थी कि भाई अब कहीं ना कहीं हमारा जो है संपत्ति ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका के वॉर में लग गई, यहाँ लग गई है। और खुद के पर्सनल एक्सपांस पे जो है वहाँ की जो लुईस 16 जो पत्नी थी, अपने खुद के पर्सनल एक्सपांस पे राजा भी बहुत ज़्यादा पैसा लुटाते थे उनके, क्योंकि शौक बहुत थे, राइट। बहुत सारा वेल एक्यूमुलेट करके रखा था, लेकिन जनता को कहीं ना कहीं जो मतलब एक राजा का शौक मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा था। और रानी बोलती थी कि अगर आपके पास बेल्ट लग्जरियस लाइफ अगर आप नहीं जी रहे तो आप जो है ब्रेड से काम चलाइए, ठीक है, सिंपल रोटी से काम चलाइए। तो इन सब से क्या है, लोग वैसे ही उनका दिमाग खराब था। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में तो आप लोग जानते हैं 3 स्टेट की हम लोग बात करते हैं, राइट। जैसे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में तो राजा महाराजा जो हमारे थे, और सेकंड स्टेट में नोबल वगैरह थे जो अपनी सेना वगैरह प्रोवाइड करते थे, सेनापति जो लोग थे नोबल्स, तो वो यहाँ पर थे, जिनके पास जागीर थी, कुछ लैंड था, और उसकी हेल्प से आर्मी का एस्टेब्लिश करके वो राजा को सपोर्ट करते थे। तो एक दो लोग उनके पास वोटिंग राइट्स थे, बढ़िया ही जिंदगी जी रहे थे। बट जो थर्ड स्टेट था
इसमें तो आपके बेसिकली आर्टिसंस लोग थे, जो भी मजदूर वगैरह लोग थे, जो भी आपके बनिया लोग थे, मतलब जो भी जनरल कम्युनिटी लोग थे, और इनके पास ना कोई वोटिंग का राइट्स था, ना तो राजा को वोट कर सकते थे, और ना ही इनके सारे राइट्स वगैरह को जो है हनन था। उनको किसी भी तरीके की लिबर्टी प्रोवाइड नहीं करी थी, उनके फंडामेंटल राइट को कर्व किया जाता था। तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं जो है थर्ड स्टेट ने इनके खिलाफ रिवोल्ट कर दी गई, और फिर आपका जो है कहना चाहिए कि वहाँ से स्टार्ट हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन का 1789 में, और जो लिबर्टी इक्वालिटी जो थी सिटीजन की, उसका सेफ गार्ड हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा है आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो अभी हम बेसिक आपको टच दे रहे हैं कि भाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ, यूरोप में जो इनलाइटनमेंट आया, जो लियोनार्डो दा विंची की जो पेंटिंग वगैरह आई, वहाँ पर अर्लियर जो है चर्च का रूल चल रहा था। ठीक है, तो चर्च का रूल था, तो वहाँ पर किसी माना जाता था कि चर्च सब कुछ है, चर्च सुप्रीम है। चर्च ने जो बात बोल दी रिलीजन के बारे में वही सुप्रीम है। अपनी खुद की रैशनल थिंकिंग, अपनी खुद की रैशनल थॉट कुछ भी नहीं लगाया जा रहा था। बट जब गैलीलियो आया तो गैलीलियो ने भी अपनी थ्योरी दी, और उसके बाद जो भी जैसे मान लीजिए न्यूटन्स लॉ आया, न्यूटन ने बोला कि भाई अगर आप कोई चीज़ ऊपर से नीचे कर रही है तो कहीं ना कहीं धरती उसको अट्रैक्ट कर रही है, तो ग्रेविटेशनल लॉ की थ्योरी की बात की गई, हेलियोसेंट्रिक अप्रोच की बात की गई, जिसमें बोला गया कि भाई सन जो है, सूरज जो है वो यूनिवर्स के सेंटर में है। ठीक है, सन इज द स्टार ऑफ सोलर सिस्टम, और वो यहाँ पर लाई करता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम पूरे लॉ नियम पढ़ते हैं। बट इनिशियली तो क्या माना जाता था कि अर्थ जो है सेंटर में है सोलर सिस्टम के, बट इस थ्योरी को भी चैलेंज किया गया, और इस थ्योरी की जगह पे बोला गया कि भाई सन जो है सोलर सिस्टम के सेंटर में है। तो इस तरीके की जब रैशनल थिंकिंग का डेवलपमेंट होने लगा, रैशनल थॉट का डेवलपमेंट होने लगा, इनलाइटनमेंट का डेवलपमेंट होने लगा कि भाई चर्च सब कुछ नहीं है, चर्च सब कुछ नहीं है, हर एक व्यक्ति की अपनी एक खुद की सोच भी होना चाहिए। क्योंकि प्लेटो ने यहाँ तक बोल दिया कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, और प्लेटो ने हंसते हंसते जो है जहर पीकर वो मर गए। ठीक है, बट उन्होंने अपनी जो भी क्रिटिकल थिंकिंग है, जो रैशनल थॉट है, जो लिबर्टी की वो बात करते थे, इक्वालिटी की बात करते थे, फंडामेंटल राइट की बात करते थे, मोरल रीजनिंग की बात करते थे, उससे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। और प्लेटो के बाद एरिस्टोटल, ठीक है, प्लेटो के बाद जो है एरिस्टोटल भी का भी मतलब जो एरिस्टोटल वगैरह, सोक्रेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी, सोक्रेट्स ने जहर भी लिया था और बोला था कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। फिर सोक्रेट्स के बाद प्लेटो आए, उनके जो शिष्य हैं, प्लेटो के बाद एरिस्टोटल आए, तो सभी लोग आए और उन्होंने अपनी रैशनल थिंकिंग थॉट को जो है प्रमोट किया। ठीक है, तो इसके बाद फिर जब ह्यूमन का डेवलपमेंट हो गया, रैशनल थिंकिंग थॉट का डेवलपमेंट होगा, एनलाइटनमेंट होने लगा, और कहीं ना कहीं जो स्टेबिलिटी है यूरोप की वो पूरी तरीके से चरमरा गई। ठीक है, तो इससे ही कहीं ना कहीं धीरे धीरे सोशोलॉजिकल थॉट का जो डेवलपमेंट है वो आगे होने लगा, और सोशोलॉजिकल स्टडी होने लगी। हर तरीके से सोशोलॉजी को हम स्टडी करने लगे, अलग अलग कास्ट के बारे में हम स्टडी करने लगे, अलग अलग जो रेस है, जो भी ट्राइबल कल्चर है उसके बारे में हम लोग स्टडी करने लगे, फैमिली के बारे में डिस्कस करने लगे कि जॉइंट फैमिली के क्या फीचर्स हैं, न्यूक्लियर फैमिली के क्या फीचर्स हैं, रिलीजन एनिमिज्म है, मतलब उसमें जैसे कि मोनोथिज्म होता है एक, राइट, एक होता है क्या मोनोथिज्म, थिज्म का मतलब होता है गॉड, और मोनो का मतलब एक गॉड में हम बिलीव कर रहे हैं। एक होता है पॉलीथिज्म, पॉलीथिज्म का मतलब होता है क्या होता है कि मल्टीपल गॉड में हम बिलीव कर रहे हैं। जैसे ये होता है आपका पॉलीएंड्री होता है, जो मल्टीपल मैरिजेस भी करता है, और सिंगल मैरिज भी लोग करते हैं। तो उन सब मैरिजेस के इंस्टीट्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस करने लगे कि भाई एक से ज़्यादा शादी करना चाहिए या एक शादी करना चाहिए, हर एक चीज़ के फीचर्स हम डिस्कस करने लगे। सो बेसिकली ये पूरा आज के लेक्चर का जो है कहना चाहिए कि समरी है कि भाई किस तरीके से अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट का डेवलपमेंट हुआ, और किस तरीके से फ्रांस में अनस्टेबिलिटी आई, और उस अनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए किस तरीके से अलग अलग फिलोसोफर आए, अलग अलग थिंकर्स आए, प्लेटो आए, एरिस्टोटल आए, सोक्रेट्स आए। ठीक है, और न्यूटन जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मैंने आपको बात की कि किस तरीके से सन सेंटर में सोलर सिस्टम के इस तरीके के रैशनल थॉट का डेवलपमेंट होने लगा। लोगों का एक आर्ट ऑफ डेवलपमेंट, क्रिटिकल क्वेश्चनिंग, लोग क्वेश्चंस करने लगे, इंस्टीट्यूशन को क्वेश्चन करने लगे, इनकी अथॉरिटी को क्वेश्चन करने लगे, अपने इंडिविजुअल राइट के लिए फाइट करने लगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आज के लेक्चर में मुझे आपको बतानी थी, इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है पूरा। ठीक है, तो होप कि आपको आज का लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मतलब लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, और मिलेंगे आपसे जल्दी एक नेक्स्ट सेशन में। और हम लोगों ने तो पूरा कमिटमेंट किया है कि भाई पूरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल हम आपको जो है फ्री पढ़ाने जा रहे हैं। तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल अगर आप पूरा फ्री पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह शेयर करें। और मैं आपको बता दूं कि पूरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल जो है मैं आपको जो है फ्री पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, महाकाल IAS को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें। लगभग हमको 100 क्लासेस, 100 लेक्चर्स ऑलमोस्ट लग जाएंगे,
और आने वाले टाइम में मैं आपको पूरा डिक्टेशन भी दूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आऊँगा तो एक बार पूरा रिवाइज कराऊंगा आज का आपको और इसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स और टिल टेक केयर एंड बाय बाय।